हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल टूर्स वीयर कॉमर्स क्लासेस। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैटिक्स का एक टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा डिस्कशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में कि ये सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। ओके, तो ये एक एवरेज है जो सीरीज में जो डेटा दिए हुए होते हैं उनको एवरेज होता है, एक ऐसा नंबर जो पूरी सीरीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम देखें एन एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ डेटा इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यू इन द सीरीज। कोई सीरीज दी हुई है और उसमें जो सभी वैल्यू दी गई हैं उनको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पे हम देखें कि एवरेज इज समवेयर विद इन द रेंज ऑफ डेटा, इट इज समटाइम्स कॉल्ड ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसे ही क्या कहा जाता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। एक एवरेज है किसका, पूरी सीरीज का, सीरीज में जितनी वैल्यू दी गई हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसा एवरेज है। एक एवरेज एक सिंगल वैल्यू है जिसे हम क्या बोल सकते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोल सकते हैं। उसके बाद बात करें ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन, इसको क्यों मेजर किया जाता है, क्या इसके फंक्शन है, किस तरह से ये काम करता है, यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले बात करें टू प्रेजेंट ए ब्रीफ पिक्चर। ये क्या है, पूरी सीरीज की क्या एक ब्रीफ पिक्चर प्रेजेंट करता है। फैसिलिटेट कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, यानी कि दो सीरीज दी गई हैं तो उनका कंपेयर हम किस तरह से कर सकते हैं, तो उन दोनों का क्या है, हम एवरेज निकाल लें अलग अलग और उसके आधार पर हम क्या है, कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि एक जो एवरेज है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सारणी ए को, और दूसरा उसका एवरेज क्या है, वो जो सारणी बी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ दो सारणी के बीच कंपैरिजन करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करें टू रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप, जो ग्रुप दिए गए हैं, जो सीरीज में वैल्यू दी गई हैं उनको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारी वैल्यू दी जाती हैं, उनका एक क्या होता है, मीन होता है, एवरेज होता है। प्रोवाइड ए बेसिस ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस, अब स्टैटिकल जो एनालिसिस किए जाते हैं तो उनमें क्या है, एवरेज को काम में लिया जाता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के माप जो होते हैं, मेजर होते हैं, उनको क्या काम में लिया जाता है। और उसके बाद है कोई पॉलिसी फॉर्मेशन में भी ये हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ पे बात करें हम एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एवरेज, क्या है एक आइडियल एवरेज, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें क्लियरली डिफाइंड, यानी कि जो हमारा एवरेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, एक क्या बोलते हैं, एक स्पष्ट होना चाहिए और स्थिर रूप से क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। और उसकी बात करें बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सीरीज में जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी गई है उन पर क्या होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद है इजी एंड इंटेलिजिबल, यानी कि इजी उसको कैलकुलेट किया जा सके, इजी होना चाहिए और समझने वाला होना चाहिए, जिसको समझा जा सके अच्छी तरह। इजी टू डिटरमाइन, उसका डिटरमाइन भी क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है लीस्ट इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन से इफेक्ट क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। यानी कि यहाँ हम बात करें कि एक सेंसस है और सेंसस में से हमने क्या कुछ सैंपल लिए हैं और उनके बेस पे क्या है, हम एवरेज को निकाल रहे हैं। फिर हम चाहते हैं कि जो सैंपल निकाले गए हैं उनका जो एवरेज है पूरे सेंसस के एवरेज के बराबर हो। तो एक ऐसा एवरेज होना चाहिए जो लीस्ट इफेक्ट हो, कि ऐसा नहीं हो कि सैंपलिंग का जो हमने सैंपल लिए थे उनका एवरेज और सेंसस का एवरेज जो है बिल्कुल ही डिफरेंस है। तो इस तरह क्या होना चाहिए, लीस्ट इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। उसके बाद है एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, यानी कि यहाँ पे एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होने से क्या है, ये एक आइडियल पोजीशन पर पहुंच जाता है, क्योंकि एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट से क्या है, एवरेज ज्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें काइंड ऑफ स्टैटिकल एवरेज, तो स्टैटिकल के यहाँ पे टाइप दिए गए हैं, इन्हें हम अच्छे से देखेंगे कि किस तरह से इनको डिफाइन किया गया है। यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन करते समय कुछ पोजिशनल एवरेज होते हैं, ओके, जो सिर्फ क्या बताते हैं, पोजीशन को बताते हैं, स्थिति को बताते हैं। उनमें कौन कौन से हो गए, मोड हो गए और मीडियन हो गए। मोड यानी हिंदी में से बहुलक बोला जाता है, मीडियन यानी कि माध्यिका बोला जाता है। और मैथमेटिकल एवरेज कौन से हो गए, जो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट बेस्ड है। कौन कौन से हो गए, अर्थमेटिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया
और क्वाड्रेटिक मीन हो गया। ओके, ये जो मीन आएंगे मैथमेटिकल एवरेज में आएंगे। इन सभी में मैथमेटिकल फॉर्मूले होंगे और उनके बेस पे क्या होगा, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के थ्रू इनमें एवरेज निकाला जाएगा। और कुछ होते हैं बिजनेस एवरेज, जो बिजनेस की ग्रोथ और प्रोग्रेस को चेक करने के लिए किए जाते हैं, इन्हें हम बिजनेस एवरेज माना जाता कहते हैं। तो उसमें कौन सा हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, प्रोग्रेसिव एवरेज हो गया और कंपोजिट एवरेज हो गया। आई होप ये आपको काइंड्स ऑफ स्टैटिकल एवरेज समझ आए होंगे। कौन से, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मैथमेटिकल एवरेज कौन से हैं और इनमें से 3 नेम इनमें से दे दे और 4th नेम ये दे दे, तो आप कौन सा नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि पोजिशनल एवरेज। तो आपको ध्यान रखना है पोजिशनल एवरेज कौन से हैं, मैथमेटिकल एवरेज कौन से हैं और बिजनेस एवरेज कौन से हैं। नेक्स्ट हम बात करें मोड के बारे में, यानी कि सबसे पहले हम स्टार्ट करें 1 by 1 जो स्टैटिकल एवरेज के टाइप है उन्हें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें मोड के बारे में। इसे क्या है, जेड से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, जेड से। उसके बाद देखें द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द मोड, यानी कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली है, जो बार बार आ रहा है, जो जिसका फ्रिक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, उसे हम क्या कहेंगे, मोड। उसके बाद ये जो मोड है ये ला मोड वर्ड से बना है और ये लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज का ये वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज का, जिसका मतलब होता है फैशन और कस्टम में। अब ये फैशन और कस्टम से लिया गया है। यहाँ पे हम बात करें कि जो मोड का यूज भी है ना एवरीडे लाइफ में इसी तरह से किया जाता है कि एक कोई यूनिक साइज होता है जो बार बार रिपीट होता है, जिसे बहुत लोग खरीदते हैं। उस साइज के क्या है, जो उस साइज के जो कंटेंट है, प्रोडक्ट है, वो ज्यादा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मोड का यूज होता है। आप देखेंगे शूज के बारे में हम बात करें तो 7 नंबर का शूज की क्या होती है, काफी सारा वो स्टॉक में ही नहीं रहता, कभी कभी स्टॉक में नहीं रहता, उसकी फुली स्टॉक नहीं हो पाती। क्यों, रीजन है क्योंकि उसका मोड ज्यादा है और उसे बहुत ज्यादा उस साइज का जो शूज है खरीदा जाता है। तो यहाँ पे मोड का यूज किया जाता है कि कौन सी चीज बार बार फ्रिक्वेंटली आ रही है, किसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करें तो क्या है, पोजीशन ऑफ ग्रेटर डेंसिटी, जिसकी क्या है, ग्रेटर डेंसिटी है, जो बार बार रिवाइज होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली है। एंड पॉइंट टू हाईएस्ट कंसंट्रेशंस ऑफ वैल्यूज, और वैल्यूज में क्या है, सबसे ज्यादा उसकी रिपीटेड नेचर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम मोड कहते हैं। इसका यूज कहाँ पे होगा, बिजनेस में, इंडस्ट्री में, वेदर साइंस में और एवरीडे लाइफ में। आप इनके यूजेस को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पुट हो जाता है। ओके तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मोड क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा आएगी वो मोड है। ओके और जिसे हम एवरीडे लाइफ में, वेदर साइंस में, इंडस्ट्री, बिजनेस में इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे बात करें हम कैलकुलेट मोड, तो मोड को कैलकुलेट करने के लिए 3 सीरीज होती है। तीनों सीरीज में अलग अलग फॉर्मूला है, किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ हम देखते हैं। सबसे पहले आप सीरीज को समझे, इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है और कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। तो इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, जिसमें ओनली फॉर क्या होता है, किसी पर्सन्स की वैल्यू दी होती है, यानी सिर्फ एक्स दिया होता है। ओके इंडिविजुअल का नंबर दिया होता है, सीरीज में क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है, तो उसे क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। और डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में जो डेसिमल में डिस्क्रीट नहीं हो सकती, यानी कि जो डेसिमल में नंबर नहीं आ सकते। अब कैसे हैं, एक्सीडेंट है, वो कोई 1.1 थोड़ी ना हो सकते हैं। नंबर ऑफ पर्सन है, अब नंबर ऑफ पर्सन 5.5 थोड़ी ना हो सकते हैं, तो यानी कि वो डिस्क्रीट नहीं हो सकते। तो वो कौन से नंबर होते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में आते हैं, जिनका डिस्क्रीट नहीं किया जा सकता। और उसके बाद बात करें कॉन्टिन्यूस सीरीज, जिसमें डेसिमल नंबर होते हैं, यानी एक रेंज होती है कि 11.5 से लेके 12.5 तक। तो इसमें क्या है, जैसे हाइट है, वेट है, इस तरह से ये जो एलिमेंट होते हैं, वैल्यूज होती है, कंटिन्यूस सीरीज में आती है। तो आई होप ये तीनों सीरीज आपको समझ आई होगी। अब 1 by 1 हम इसमें फॉर्मूला देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, हमने कुछ वैल्यू ली है, क्वेश्चन के थ्रू आप समझिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल आपके आते हैं एग्जाम में, तो आप यहाँ देखिएगा। ये देखिए यहाँ वैल्यू दी गई है किसी सीरीज में, और सीरीज में वैल्यू दी गई है। यहाँ पे हमें क्या करना है,
मोड कैलकुलेट करना। अब ये इंडिविजुअल सीरीज है तो सबसे पहला फॉर्मूला है कि हम इसको कन्वर्ट कर दें किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, वैल्यू के साथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी, इसको लिखा कि 10, 12 जितनी भी वैल्यू जो रिपीटेटिव नेचर की नहीं है हमने उस वैल्यू को लिख दिया, और यहाँ पे इनकी क्या कर दी गई है, फ्रीक्वेंसी लिख दी गई है। और अब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी वो क्या होगा, मोड होगा। तो यहाँ पे हम देखें कि जो 10 है वो 4 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, हमने मोड को कैलकुलेट किया कि मोड इज इक्वल टू 10। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें, एक सेकंड मेथड होता है इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैलकुलेट करने का, इक्वेशन मेथड। अगर ये इक्वेशन आपको आती है तो इसके थ्रू आप मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें, अगर सिमेट्रिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस नेचर का है, इस तरह से, तो ये क्या है, यहाँ पर मीन, मोड और मीडियन जो है बराबर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मीन, मोड, मीडियन जो है बराबर होते हैं। तो हम देखें यहाँ पे जो, अगर आपको कह दे कि एक सिमेट्रिक सीरीज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसमें जो है मीडियन की वैल्यू 5 है, तो मोड की क्या होगी, तो यहाँ पे आपको 5 ही करना है, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एसिमेट्रिक कैसा होता है, या तो पॉजिटिवली हो सकता है और या नेगेटिवली हो सकता है, यानी इस तरह से भी हो सकता है और या फिर क्या है, इस तरह से भी हो सकता है। तो फिर इस तरह से होने पर क्या है, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मूला काम करेगा, यहाँ पे ये इक्वेशन काम करेगी कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, एवरेज मीन। ओके, यहाँ पे ये एवरेज मीन है। तो इस फॉर्मूले पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, हमें मीडियन दिया है और एवरेज दी गई है, तो हम मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन आप ध्यान में रखिएगा, सिमेट्रिक होने पर तीनों ही इक्वल होंगे। हमें किसी एक की वैल्यू दे दे और दूसरे की पूछ ले तो हम उसी के बराबर उसको जवाब दे देंगे। और एसिमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है, ये इक्वेशन होती है, जो जो वैल्यू दी है उन्हें पुट कीजिए और जो फाइंड करना है उसे आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद बात करें हम डिस्क्रीट सीरीज में, तो पहला इसका मेथड है इंस्पेक्शन से। इंस्पेक्शन यानी कि ये वाला सेम मेथड है, इस तरह से, यानी कि किस तरह से हमने इसको डिस्क्रीट सीरीज में चेंज किया और इंस्पेक्शन किया कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ज्यादा आ रही है, तो हमने इसको मोड बता दिया। तो इसी तरह से इसमें कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रुपिंग मेथड। यहाँ पे सिर्फ आप नाम पढ़िएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मेंशन किया है, वहां आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो कंटिन्यूस सीरीज में हम बात करें मोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मोड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है। ये फॉर्मूला तभी पुट करना है जब हमारे पास एक क्या है, क्लास रेंज आ जाएगी तब। यानी कि मान लीजिए एक ग्रुप बांटा गया है जिसमें 11 से 15 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा आ रही है और उसे हमें सेलेक्ट कर लिया गया है। अब मान लीजिए कोई 10 से 15 के बीच, 10 से 15 के बीच में जो है फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है और इस ग्रुप को हमने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे इसको फॉर्मूला पुट करेंगे तो लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास क्या है, 10 है इसमें। ओके, यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, मान लीजिए हम इसकी फ्रीक्वेंसी है 10 मान लेते हैं। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी है 10 और इससे ऊपर वाला है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी गई थी वैल्यू की वो 7 दी गई थी और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी गई थी वो 5 दी गई थी। ओके, तो यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले आप देखें लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, तो इसमें लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ओके, और h जो है साइज ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कितना क्लास इंटरवल है, इसको डिनोट किया गया है। तो 5 का जो है इंटरवल है, तो यहाँ पे हम 5 को मेंशन करेंगे। उसके बाद लिखा गया है फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू मॉडल क्लास। अब जो हमने मॉडल क्लास लिया है, यानी कि जो ग्रुप लिया है हमने, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। तो यहाँ पे fm की जगह क्या आ जाएगा, 10। और f1 कौन सी होती है, जस्ट उससे ऊपर वाली, यानी कि प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, तो 7 आ जाएगा। और उसके बाद है प्रोसीडिंग मॉडल क्लास, यानी कि बाद वाली फ्रीक्वेंसी, तो यानी 5। यहाँ पे जो fm है वो 10 हो जाएगी और f1 जो है 7 हो जाएगा और f2 जो है 5 हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरह जो वैल्यू को हम पुट करके कंटिन्यूस सीरीज में मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके,
आई होप ये आपको तीनों सीरीज में मोड को कैलकुलेट करना आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें, जो लास्ट स्लाइड पे हमने पढ़ा था कि ये ग्रुपिंग मेथड होता है, इसे ही हमने आगे क्वेश्चन बनाया है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के ग्रुपिंग मेथड को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कॉलर साइज दी गई है और उसके बाद जो है उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमने डिटरमाइन करना है मोड को ग्रुपिंग मेथड से। तो यहाँ पे दिए गए हैं वैल्यू और उसकी फ्रिक्वेंसी। तो इंस्पेक्शन करने का तरीका क्या होता है कि जिसका मोड ज्यादा है उसे हम सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे अगर इंस्पेक्शन का मेथड यूज किया होता तो 36 यानी कि मोड की वैल्यू क्या आ जाती 40। लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रुपिंग मेथड काम में लेंगे क्योंकि ये क्या है, एक सही रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा ये एवरेज। किस लिए सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप इस तरह से हो रहा है कि सेंट्रल में भी नहीं आ रहा है एवरेज। तो फिर इसे क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग मेथड के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे हमने ग्रुप बनाए 7 और 14 का 2-2 के ग्रुप बना दिए गए हैं। 3 जो उसमें क्या किया गया है, फर्स्ट पार्ट को छोड़ दिया गया है, 7 को छोड़ के 14 + 30 का टोटल कितना आया 24। इसी तरह उसके बाद है 30 और 28 का 63, इस तरह से किया गया है। और इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट 3 का ग्रुप बनाया गया है और उसके बाद फर्स्ट को छोड़कर फर्स्ट उसके बाद नेक्स्ट 3 का बनाया गया है। इस तरह से जब ग्रुप बना दिए जाते हैं और इनकी फ्रिक्वेंसी लिखी जाती है और अब जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा आएगी उसे हम क्या है चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो 5 आ रहा है ये किसकी वैल्यू आ रही है, 36 की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा 36। इतना बड़ा क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए कि ग्रुपिंग मेथड इस तरह से काम करता है। जब इंस्पेक्शन मेथड अच्छी तरह से डिटरमाइन नहीं कर पाता मोड को तो ग्रुपिंग मेथड को काम में लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मेरिट और डीमेरिट की। यहाँ पे क्वेश्चन आपके बनते हैं और इसे आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करें इसके फायदे क्या क्या हैं, कि ये बहुत ही इजी एंड पॉपुलर मेथड है। कौन, मोड। और लेस इफेक्टिव ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। अब आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, इन वैल्यू का कोई इतना प्रभाव नहीं होता है, स्टार्ट वाली और लास्ट वाली। यहाँ पे क्या है, मोड को हमने लिया और मोड से क्या है डिनोट करने की कोशिश की है। तो लेस इफेक्टिव ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, जो एक्सट्रीम वैल्यू है उनका इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता है। और ग्राफिक प्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफिक तरीके से इसको क्या है प्रेजेंट किया जा सकता है, ग्राफ पेपर पे इसको प्रेजेंट किया जा सकता है और रिप्रेजेंट द ग्रुप, ग्रुप को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो इसके मेरिट हो गए। डीमेरिट के बारे में बात करें तो डीमेरिट के बारे में कह रहा है कि नोट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यू, सिर्फ इंस्पेक्शन किया और जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है उसको सेलेक्ट कर लिया। ऑल ऑब्जर्वेशन और वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ा है, उनसे इफेक्ट नहीं हुआ है और ना उनको सही से डिनोट कर पाता है, सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो ये ऑल वैल्यू पर बेस्ड नहीं है। Sometimes the data has one mode or more than one mode। हाँ, क्या है कि मोड कई बार क्या होता है कि एक जैसी फ्रिक्वेंसी भी दो वैल्यू की आ सकती है। मान लीजिए कोई सीरीज ली और उसमें फ्रिक्वेंसी आ रही है जो सबसे ज्यादा है 25, मान लीजिए 10 आ रही है और दूसरे जो वैल्यू है उसकी भी फ्रिक्वेंसी 10 आ रही है, यानी कि दो मोड हो गए अब हमारे पास। तो ये क्या है सही रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। कई बार तो क्या है एक से ज्यादा मोड भी सीरीज में होते हैं। नॉट सुटेबल फॉर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ इंस्पेक्शन पे काम करता है, ऑब्जर्वेशन से पता लगाता है, फ्रिक्वेंसी जिसकी जाता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो ये सुटेबल नहीं है। और ओनली यूज फॉर क्वालिटेटिव डाटा, जहाँ पे क्वालिटी डेटा होते हैं वहीं पे हम इसका यूज कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव के लिए यूजफुल नहीं है। तो यहाँ पे इसके मेरिट और डीमेरिट आपको समझ आए होंगे। एक तो ये मेरिट आप ध्यान से रखिएगा, लेस इफेक्टिव ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, और दूसरा इसमें ये जो है कि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं देता है। यहाँ पे ये जो इसका डीमेरिट है आप ध्यान में रखिएगा कि ओनली यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा। नेक्स्ट हम बात करें मीडियन के बारे में। तो मीडियन क्या है, जो पूरी सीरीज होती है उसका मीडियन यानी कि उसका मध्यमान। तो द मीडियन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच डिवाइड द ग्रुप इनटू 2 इक्वल पार्ट। मीडियन क्या करता है, सीरीज होती है उसको क्या 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। 1 पार्ट कंपैरिजन ऑल वैल्यू ग्रेटर, कुछ एक पार्ट जो होता है वो क्या होता है उस वैल्यू से बढ़ता हुआ होता है और दूसरा क्या होता है ऑल वैल्यू लेस देन द मीडियन। इस तरह से होती है, यानी कि इस तरह से हम देखें एक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो ये क्या है मीडियन है। तो एक तरफ क्या है ये बढ़ते हुए हैं, ओके,
और ये क्या है, वैल्यू जो होते घटते हुए हैं, यानी कि ये सीरीज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया और यहाँ पे ये मीडियन है और यहाँ पे एक तरफ से क्या है, वैल्यूज है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो किसने किया है, मीडियन ने किया है। और इसमें एक पार्ट में क्या होता है, कंपैरिजन ऑल वैल्यू ग्रेटर, और दूसरी तरफ क्या होता है, लेस देन द मीडियन। ओके, यहाँ आपको समझ आया होगा। और इसका यूज कहाँ है, फॉर क्वालिटेटिव डाटा, जैसे हेल्थ है, ब्यूटी है, इंटेलिजेंट है, इन सब में इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी कैलकुलेशन के बारे में कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट हम करते हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखें इंडिविजुअल सीरीज में, इंडिविजुअल हमने इसी तरह सीरीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ देखें इंडिविजुअल सीरीज, तो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन के थ्रू आप समझ सकते हैं। फॉर्मूला तो ये होता है, ये साइज ऑफ n+1/2 वाला आइटम लेंगे और उसका जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मीडियन होगी। तो यहाँ पे हम देखें जो x की वैल्यू ली गई है 25, 15, 23, 40, 27, 25, 22 ये वैल्यू ली गई है। अब इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे। किसमें, ऑर्डर में लिखा है हमने 15, 15 से बड़ा 22, उसके बाद 23, 25, 25, उसके बाद 27, 40। ओके, और ये क्या है, नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने नंबर पे आए हैं। तो n क्या है, 7 है, और 7 इसका फॉर्मूला होता है कि n+1/2, यानी कि 7+1/2, यानी कि फोर्थ आइटम। अब फोर्थ आइटम क्या है, 25। तो यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम इसको ऑर्डर वाइज क्यों लिखते हैं, ऑर्डर वाइज इसीलिए लिखते हैं ताकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से हो पाए, एक तरफ बढ़ते हुए जो वैल्यूज होंगे, एक तरफ घटते हुए, इसी तरह से हम इसको ऑर्डर वाइज लिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज की, तो डिस्क्रीट सीरीज में भी ये सेम फॉर्मूला यूज किया जाता है, इस तरह से जो n+1/2। ओके, तो इसमें n क्या है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो टोटल है +1/2। तो इस तरह से हम इसको मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। यहाँ पे हम कंटिन्यू सीरीज में जब डिस्कस करते हैं मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो सबसे पहले हम देखें मीडियन से m हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ एक ग्रुप निकाला है, साइज ऑफ n/2 अगर किया, वो आइटम आया और उसका जो ग्रुप है उसको हमने ले लिया है। तो ग्रुप आ गया है, मान लीजिए यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए कोई ग्रुप सेलेक्ट हुआ है 15 से 20 के बीच में। यहाँ पे हम ये जो डेटा है वो हमने एस्टिमेट करके लिए हैं। मान लीजिए 15 से 20 का जो है ग्रुप आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, 10 उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो है 8 दी गई थी, और उसके बाद यहाँ पे क्या है 18 दी गई है। इस तरह से कोई वैल्यू है, हमने एज्यूम किया है उसी ग्रुप के पार्ट को। तो ये ग्रुप जो है इस m के थ्रू क्या है, हमने सेलेक्ट किया है, m=n/2, नंबर ऑफ आइटम में 2 का डिवाइड किया, तो वो जो आइटम है उसका नंबर हमने चूज कर लिया है, और वो ग्रुप आया हमारा 15 से 20 वाला। अब हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज को पुट करते हैं कि जैसे मान लीजिए लोअर लिमिट ऑफ ग्रुप, तो लिमिट ग्रुप की लोअर लिमिट क्या हो गई, 15 हो गई। तो यहाँ पे l की जगह क्या लिख जाएगा, 15, और i जो है उसको क्लास इंटरवल से डिनोट करते हैं, सॉरी i को क्लास इंटरवल से डिनोट करते हैं, क्लास इंटरवल को i से डिनोट करते हैं, जिसमें इसमें के बीच में क्लास इंटरवल कितना है, 5 का है, और f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है ग्रुप की, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है, और m-c यानी कि m जो है मीडियन है, किसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप। तो फ्रीक्वेंसी क्या है मीडियन ग्रुप की, यहाँ पे जो है 10 आ गई है, और उसमें से माइनस क्या करेंगे, c क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो जस्ट पहले वाली, जो ग्रुप सेलेक्ट किया है उसे जस्ट पहले वाली, इस ग्रुप की जो क्यूमुलेटिव है वो 18 है, और इससे प्रीसीडिंग वाली यानी इससे जस्ट पहले वाली क्या है, 8। यहाँ पे जो है इसको इस तरह से कंटिन्यू करेंगे हम, जो L है वहां पे 15 आ जाएगा, I यानी कि इंटरवल है वहां पे 5 आ जाएगा, अपॉन जो है फ्रीक्वेंसी 10, जो मीडियन आया m-c यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो क्या है प्रीसीडिंग की, वहां पे इसको इस तरह से इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने मीडियन को कैलकुलेट करना सीखा, कंटिन्यू सीरीज में किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया गया है जो कि मीडियन के कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन हम इसीलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल इसमें। तो यहाँ पे क्या है, साइज ऑफ आइटम दिए गए हैं 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दी गई है 3, 7, 12, 28,
10, 9 और 6। यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो साइज ऑफ आइटम है हमने इसको सीरियल वाइज लिखा है और यहाँ पे ऑर्डर वाइज लिख दिया है हमने 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखी है 3, 7, 12, 28, 10, 9 और 6 और यहाँ पे क्या है जो 75 इसका टोटल आ गया। यहाँ पे हमें जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये जो 3 है इसमें ऐड करेंगे 7 तो 10, उसके बाद 12, उसके बाद 28, यानी कि इनको जोड़ते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो अब फॉर्मूला पुट करते हैं, साइज ऑफ द n+1/2 यानी कि n कितना आया 75 प्लस 1/2 यानी कि 38th आइटम। अब 38th आइटम कहाँ पे आएगा, ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसीलिए लिखी है क्योंकि फ्रीक्वेंसी में तो क्या है, वैल्यू दी गई है। अब 38th आइटम किस में ढूंढे, 38 आइटम इसमें आएगा 50 वाले में, क्योंकि 50 तक इसमें मेंशन किए गए हैं। तो हमारे यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मीडियन के मेरिट और डीमेरिट दिए गए हैं। तो सबसे पहले मेरिट में हम देखते हैं इजी टू कंप्यूट, इसे कंप्यूट करना क्या है, आसान है। एंड नॉट इफेक्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित नहीं होते, इफेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि जो मीडियन होता है बिल्कुल मिडिल पार्ट का वैल्यू होता है, जो सीरीज का मिडिल पार्ट होता है उसे मीडियन से डिनोट किया जाता है। तो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होते। कैलकुलेट बाय इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है और ग्राफिकल मेथड से यानी ग्राफ पेपर पे भी इसे बनाकर जो है हम इसको पता लगा सकते हैं सीरीज की मीडियन क्या होगी। और ये जो है क्वालिटेटिव डेटा में वहां पर यूज किया जाता है, जैसे ब्यूटी है, हेल्थ है, ओके। और यहाँ पे डीमेरिट के बाद में बात करें तो ये क्या है, पोजिशनल एवरेज है जो बेस्ड ऑन मिडिल आइटम है, सिर्फ मिडिल आइटम पे बेस्ड है, यानी कि जो और ऑल ऑब्जर्वेशन है उन पे क्या है, इफेक्ट नहीं पड़ता है। नॉट एन एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ये एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं देता है, इसलिए ये आइडियल एवरेज नहीं कहा जा सकता। डजंट टेक इनटू अकाउंट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इट द आइटम इन द सीरीज। कई बार क्या होता है, ऐसा मीडियन आता है कि वो एक्चुअल सीरीज में वो वैल्यू ही नहीं होती है, तो वहां पे क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्या है एक्चुअल जो है उसको डिनोट नहीं, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। और इग्नोर, एक्सट्रीम वैल्यू को इग्नोर करता है। डजंट रिप्रेजेंट द सीरीज करेक्टली, और जो सीरीज है उसको करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो आई होप ये मीडियन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें अर्थमेटिक मीन के बारे में। अब देखिए जितने भी अर्थमेटिक मीन होंगे, जितने भी जो मैथमेटिकल मीन होंगे, उन सब में ये होगा कि ये एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। पोजिशनल एवरेज में ऐसा नहीं था, लेकिन ये कौन से होते हैं, बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक, तो इसमें क्या होगी, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी होंगी, ओके। यहाँ पे हम देखें अर्थमेटिक मीन के बारे में, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एवरेज होता है। पूरी सीरीज में जितने वैल्यू दिए गए हैं उनका हमने सम किया और सम करके जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन आएगा। उसके बाद बात करें यूजेस कहाँ कहाँ है इसका, सॉल्यूशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है, उनका समाधान करने के लिए इसे काम में लिया जाता है। और जो प्रॉपर्टीज हम यहाँ देखते हैं, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम देखें, सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन ऑलवेज इज 0। यानी मान लीजिए कोई सीरीज है और उसमें क्या दी गई है, कुछ वैल्यू दी गई है, और वैल्यू जो है उसका हमने क्या मीन निकाला, और ये जो मीन निकाला है इससे अगर हम डेविएशन लेते हैं पर वैल्यू के, सारे वैल्यू हैं और उनका डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन का मतलब है यानी कि ये जो वैल्यू है इन्हें हम x से डिनोट करते हैं, और जो एवरेज है उसे x बार से डिनोट करते हैं, और जो वैल्यू है उसमें से अगर x बार को घटाते हैं यानी कि एवरेज को घटाते हैं, और यहाँ पे हर एक वैल्यू का हमने क्या है, इसको डेविएशन बोला जाता है, x माइनस एक्स बार को। और ये डेविएशन जो है हमने निकाला सारी वैल्यूज का, और इनका जब हम टोटल करेंगे तो ये क्या आएगा, 0। यहाँ पे लिखा गया है x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x बार इसको पढ़ें, ये क्या आता है, 0 आता है। यानी कि द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द
अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। अर्थमेटिक मीन से लिए गए डेविएशन क्या होंगे, डेविएशन का सम क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट हम बात करें इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम फॉर्म अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। और ये जो हमने डेविएशन निकाले हैं और डेविएशन का सम किया है, अगर इस सम का स्क्वायर कर दें, यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल स्क्वायर कर दें तो ये क्या आएगा, मिनिमम आएगा। इसकी ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हम x बार से एवरेज से अर्थमेटिक मीन से अगर डेविएशन निकालते हैं और उनका सम करते हैं तो वो 0 आता है, और अगर डेविएशन निकाले हैं उसका सम करके उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो क्या आता है, मिनिमम आता है। तो ये क्या है, अर्थमेटिक मीन की अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक मीन, यानी कि चेंज टू ओरिजिन और चेंज टू स्केल से ये क्या होता है, इफेक्ट होता है। यानी क्या हुआ, ये x की मान लीजिए कोई सीरीज दी गई है और उसमें कुछ वैल्यू दी गई है, और वैल्यू दी गई है उनको एक कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए 3 है, और उसे 3 से सब वैल्यू को क्या है, प्लस किया गया है या माइनस किया गया है, तो उसका जो एवरेज भी उतने ही प्लस और माइनस से इफेक्ट होगा, यानी कि उतना ही प्लस हो जाएगा। मान लीजिए हमने कोई वैल्यू थी, उनका एवरेज निकाला, उनका एवरेज आया 10, ओके। फिर हमने क्या काम किया, उन्हीं वैल्यूज को हर एक वैल्यू में +3 कर दिया, और +3 करने से क्या हुआ कि जो एवरेज अब निकल के आएगा, अब उनका एवरेज निकालेंगे तो वो 3 बढ़ा हुआ आएगा, यानी अब 13 आएगा। पहले 10 था और अब 13 आएगा, यानी कि चेंज टू ओरिजिन। और इसी तरह चेंज टू स्केल, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड भी से भी इफेक्ट पड़ता है। यानी कुछ वैल्यूज होती है, अगर हम उन्हें किसी कांस्टेंट वैल्यू से प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका जो एवरेज आएगा वो उतने से ही, जितने वैल्यू से हमने प्लस किया था, माइनस किया था, मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था, उतने से ही इफेक्ट होगा। यानी कि चेंज टू ओरिजिन एंड चेंज टू स्केल से इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम देखें कौन कौन से फॉर्मूले मेथड होते हैं। तो इंडिविजुअल में क्या होते हैं, डायरेक्ट मेथड होता है और शॉर्टकट मेथड होता है। डिस्क्रीट सीरीज में भी डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, और कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है, और एक है स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो 1 बाय 1 यहाँ हमने फॉर्मूले भी दिए हैं, तो उनको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखें इंडिविजुअल सीरीज में। तो इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले क्या हुआ, हमने जो वैल्यूज थी उनका सम किया और अपॉन n से डिवाइड कर दिया। n क्या है, नंबर ऑफ आइटम है, और x क्या है, हमारी वैल्यूज है। शॉर्टकट मेथड की हम बात करें तो शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, x बार, यानी कि यहाँ पे अर्थमेटिक मीन को x बार से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। अब यहाँ पे जो है a उसे किससे डिनोट किया गया है, एज्यूम्ड मीन से, और dx जो है x माइनस a, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक एज्यूम माना गया है, जो कि एज्यूम मीन माना गया है 1, और उसकी जो वैल्यूज दी गई हैं उनमें से क्या है, माइनस करेंगे, और इस तरह से क्या डेविएशन निकाल लिए, और इन डेविएशन का जब सम करते हैं और उसमें नंबर ऑफ आइटम का डिवाइड करते हैं, और जो ये जो है एज्यूम मीन माना गया था उसको प्लस कर देते हैं, तो इस मेथड से क्या है, हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में, तो यहाँ पे हम देखें सेम फॉर्मूला है, बट इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई जो वैल्यूज दी गई हैं वो, और वैल्यूज x फ्रीक्वेंसीज इसे डिनोट किया गया है, और n जो है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो इस तरह से इस मेथड के थ्रू हम क्या है, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं पे शॉर्टकट मेथड दिया गया है। अब क्या होगा, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस हो, उसमें फर्क क्या होगा, इंडिविजुअल में सिर्फ एक वैल्यूज होती है, x होता है ओनली, और जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस होते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो फॉर्मूले में क्या ऐड हो जाता है अलग से कि फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये दिया गया है सिग्मा f dx अपॉन n। और स्टेप डेविएशन मेथड में क्या हो जाएगा कि एक क्लास इंटरवल जो है, हमने बाकी सब वैल्यूज को डिवाइड किया था, उसको लास्ट में क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ क्लास इंटरवल कर देंगे। तो यहाँ पे ये है डिस्क्रीट कंटिन्यूस सीरीज में जो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट हम बात करें इसके मेरिट डीमेरिट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखें
इजी टू कंप्यूट एंड हैज ए यूनिक वैल्यू। ये इसको कंप्यूट कर सकते हैं और एक यूनिक वैल्यू हमारे पास आती है जो कि बेस्ड होती है किस पे, ऑल ऑब्जर्वेशन पे, और उसको अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये क्या होती है, लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से लीस्ट अफेक्टेड होती है, यानी पूरे सेंसस का जो एवरेज है वो सैम्पलिंग एवरेज के लगभग बराबर आएगा, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही कम या कम फ्लक्चुएट होते हैं। और यूज्ड फॉर फर्दर अर्थमेटिकल एनालिसिस, अर्थमेटिकल एनालिसिस में इसको काम में लिया जाता है। और डीमेरिट की बात करें तो अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड होता है। वहां पे क्या पढ़ते थे हम पोजिशनल एवरेज में कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है, बट इसमें क्या है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन है, तो ये एक्सट्रीम वैल्यू से क्या होता है, अफेक्ट होता है। कैन नॉट बी डिटरमाइन फॉर द क्वालिटेटिव डाटा, जो क्वालिटेटिव डाटा इससे डिटरमाइन नहीं किया जा सकते। यहाँ पे क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा के लिए अर्थमेटिक मीन को काम में लिया जाता है। नॉट बी रिप्रेजेंट इन एक्चुअल डेटा, कई बार क्या होता है कि जो डेटा आते हैं वो एक्चुअल रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। एवरेज आ रहा है, जो इस तरह से एवरेज आता है कि वो पूरी वैल्यूज में, पूरी सीरीज में वो वैल्यू नहीं अवेलेबल होती है, तो यहाँ पे हम इसको मान सकते हैं इसके डीमेरिट में। मे लीड टू फॉल्सियस कंडीशंस इन द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पढ़ते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो सीरीज होती है उसमें क्या होती है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन जो वैल्यू आई है निकल के वो पूरी सीरीज में अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट ठीक से नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें वेटेज अर्थमेटिक मीन। तो वेटेज क्या है, इसमें क्या करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन दी थी, अर्थमेटिक मीन निकाला था, तो उसमें क्या था, हम सबका एवरेज कर देते थे। लेकिन इसमें क्या है कि पर जो वैल्यू है उसकी एक अलग अलग स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, उसका अपना अलग अलग वेट है, तो उसको वेट दे देते हैं और उसके बाद इसको क्या है, कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय देयर वेट, उसका जो हर एक ऑब्जर्वेशन है उसको उसके वेट से, उसकी इंपॉर्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं सम ऑफ वेटेज का, तो इससे क्या आता है हमारा वेटेज अर्थमेटिक मीन। यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, सम ऑफ वेटेज मल्टीप्लाई वैल्यूज जो दी गई हैं वो, और सम यहाँ पे किया गया है वेटेज का, इससे डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, वेटेज अर्थमेटिक मीन आ जाता है। यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन के बारे में देखें कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज ऑफ सीरीज। जो सीरीज में वैल्यू दी गई है उनका n रूट उतनी बार ही करना है जितनी जो वैल्यूज दी गई है, नंबर ऑफ आइटम दिए गए हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 दिए गए हैं तो स्क्वायर रूट करेंगे, और यहाँ पे अगर 3 दिए गए हैं नंबर तो क्यूब करेंगे। इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कोई वैल्यू है, उसमें 3 वैल्यू दी गई हैं कि 20 और मान लीजिए एक 30 दिया गया है, 30 वैल्यू दिया गया है, 30 वैल्यू दिया गया है, और यहाँ पे और तीसरा जो मान लेते हैं हम 45 दिया गया है। ओके, तो 3 वैल्यू दी गई थी और हमें इसका क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे आते हैं 27,000। कितने आते हैं, 27,000। 27,000 आप करके देख लीजिएगा, 27,000 ही आएगा। ओके, तो इनका मल्टीप्लाई, तो इसका क्या है, स्क्वायर रूट नहीं निकालना है हमें, ये 3 वैल्यू हैं तो यहाँ पे क्या करना है, हमें क्यूब करना पड़ेगा। ओके, ये समझाना चाह रहे हैं हम कि यहाँ पे जो n है, जितनी वैल्यूज होंगी उसका जो नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे आएगा। तो फिर ये 27,000 है और इसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30, यानी कि इसका आंसर जो है 30 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसका यूज कहाँ होता है, तो स्टडी ऑफ रिलेटिव चेंजेस, जो भी रिलेटिव चेंजेस होते हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है, क्योंकि जहां पे हमें परसेंटेज के बेस पे जो कंपैरिजन किया जाता है वहां पे इसका यूज किया जाता है। अब ये रिलेटिव चेंज कौन कौन से होते हैं, परसेंटेज हो सकते हैं, रेशियो हो सकता है, कंपाउंड रेट हो सकता है, यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसका कुछ फॉर्मूला दिया गया है जो लॉगरिथम मेथड से होता है। इसको आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है, बट फॉर्मूला आप देख के जाइएगा, क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं आएंगे आपके। तो फिर देखते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन का लॉगरिथम मेथड क्या कहता है। तो एंटी लॉग, ये मान लीजिए यहाँ पे सिग्मा लॉग्स अपॉन
n लिखा गया है जो नंबर ऑफ आइटम है, और उसे फिर एंटी लॉग किया गया है क्योंकि हमने पहले लॉग में जो है इसको कन्वर्ट किया गया था। अब इसको एंटी लॉग करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्योमेट्रिक मीन का। वहीं पे अगर ज्योमेट्रिक मीन का अगर डिस्क्रीट सीरीज में करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज का, तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज में देखें तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे आपको ये लॉगरिथम मेथड समझ में आया होगा। कई बार फॉर्मूला पूछ लेता है या तो आप एक बार इसको देख लेंगे तो फिर हो जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ पे मेरिट और डीमेरिट के बारे में हम बात करें, आपको इनकी प्रॉपर्टीज, कौन से पोजिशनल एवरेज हैं, कौन से मैथमेटिकल एवरेज हैं, कौन से बिजनेस एवरेज हैं और उनकी प्रॉपर्टी, और ये थोड़ा बहुत अगर आपको मीन मोड मीडियन का फर्क है और उसको कैलकुलेट करना आ रहा है तो भी क्वेश्चन इजीली क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें मेरिट के, तो मेरिट दी गई ज्योमेट्रिक मीन की बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, आपने ऑल ऑब्जर्वेशन को काम में लिया, सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है क्योंकि मैथमेटिकल एवरेज है, लेस इफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, ये वाली जो लाइन है ना सारे ही मैथमेटिकल एवरेज में इंक्लूड होगी, उसके मेरिट में आएगी। ये वाली भी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन और सुटेबल फॉर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ये तीनों ही जो है मेरिट किसकी है, मैथमेटिकल एवरेज जो भी है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन की है। उसके बाद है डीमेरिट बात करें, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करना इजी नहीं है इसको। इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो और नेगेटिव, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन जो किया था उसमें हम देखते हैं कोई भी वैल्यू जीरो होती तो अब इनका मल्टीप्लाई तो जीरो हो जाता और फिर उसका ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल पाते, तो फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि ये इसका डीमेरिट है कि इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो या नेगेटिव आ जाए तो वहां पे क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। ओके, एंड इट कैन बी इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर को देता है, यहाँ पे इसको नंबर पढ़े ना कि नो, ओके, इमेजिनरी नंबर देता है। नेक्स्ट हम बात करें हार्मोनिक मीन। ओके, हार्मोनिक मीन के बारे में देख लेते हैं कि हार्मोनिक मीन क्या है। हार्मोनिक मीन जो है वो क्या है, मीन ऑफ ए सीरीज ऑफ वैल्यू द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन है उसका रेसिप्रोकल है। किस तरह से है, मान लीजिए ये हमारे मीन के वैल्यूज हैं, सॉरी सीरीज के वैल्यू दिए गए हैं x1, x2, x3, x4, इसको किस तरह से फॉर्मूले में पुट किया गया है कि नंबर ऑफ आइटम, n क्या है, नंबर ऑफ आइटम है, अपॉन 1 अपॉन जो हमारी वैल्यूज हैं उनका क्या किया हमने, रेसिप्रोकल किया और उनका टोटल कर लिया और उसको किससे डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ आइटम्स से, तो ये क्या आ जाएगा, हार्मोनिक मीन। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, स्पीड को निकालने के लिए, रेशियोज निकालने के लिए, रेट्स निकालने के लिए, उनका डिफरेंशिएट करने के लिए वहां पे काम में लिया जाता है हार्मोनिक मीन। जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बारी आ जाए तो आपको ज्योमेट्रिक मीन टिक करना है, जब आ जाए सिंपल एवरेज की बात, जब दोनों के बीच में रिलेटिव मेजरमेंट करना है तो आप एवरेज निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन, और जब स्पीड की बात आ जाए तो आपको क्या टिक करना है, हार्मोनिक मीन इसको सही से डिफाइन कर पाता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसको हार्मोनिक मीन का लॉगरिथम मेथड दिया गया है, ये आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ पे ये इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो दिया गया है, रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल x अपॉन n इसका सिग्मा, और जहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी दी होती है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ पे भी कंटिन्यूस सीरीज में क्या है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया गया है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे हम बात करें हार्मोनिक मीन के मेरिट और डीमेरिट के बारे में, तो सबसे पहले हम देखें बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन और नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जबकि मैथमेटिकल एवरेज के सभी के मेरिट हैं सेम ये दोनों कि बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, और नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद बात करें ये जो स्मॉलर आइटम होते हैं उनको क्या है, मोर वेट देता है। नेक्स्ट हम बात करें डीमेरिट के बारे में, तो इसको अंडरस्टैंडेबल करना इजी नहीं है, समझना आसान नहीं है और इसको कंप्यूट करना भी आसान नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें कुछ बिजनेस एवरेज दिए गए हैं तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप इनका ध्यान रखिए, इनके नेम कि कौन कौन से बिजनेस एवरेज है। सबसे पहले देखें हम मूविंग एवरेज,
प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज। ये क्या है? बिजनेस एवरेजेस है जो बिजनेस एनालिसिस में हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें एक कैलकुलेशन दैट टेक अरिथमेटिक मीन टू गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज इन द पास्ट। कुछ ईयर के लिए, जैसे 3 ईयर के लिए एवरेज निकाला जा सकता है, 5 ईयर के लिए निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वहां पे इसे काम लिया जाता है। और किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए 3 ईयर के लिए निकालना है तो 3 ईयर की वैल्यू A + B + C हमने वैल्यूज ली हैं 3 सालों की अलग अलग, और उसके बाद अपॉन 3 कर दिया गया है। इसी तरह फर्स्ट को छोड़ दिया गया है, B C D इस तरह, C D E अपॉन 3 इस तरह से क्या है, मूविंग एवरेज है, मूव करता जाएगा आगे। इस तरह से हम क्या है इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखें प्रोग्रेसिव एवरेज। तो ये क्या होता है, किसी भी बिजनेस में प्रोग्रेस को देखता है। तो इसमें क्या किया गया है, इसको कैलकुलेट करने का ये देखिए कैलकुलेशन बेस्ड ऑन, वैसे तो ये जो है मीन जो है ये तीनों ही बिजनेस एवरेज क्या है, अर्थमेटिक मीन पर बेस्ड है। और उसके बाद ये क्या है, क्यूमुलेटिव नेचर है, यानी कि ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि हम एक को उस दूसरी फ्रीक्वेंसी से ऐड करते जाते हैं। इसी तरह इसमें क्या है, एक का एवरेज निकाला, फिर दूसरी और वैल्यू ऐड की और उसका एवरेज निकाला, फिर तीसरी और ऐड की। तो इस तरह से क्या है, हम बिजनेस के प्रोग्रेस को देख रहे हैं इस एवरेज के थ्रू। और उसके बाद है कंपोजिट एवरेज, जो कि एवरेज मीन ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन, जो सारे अर्थमेटिक मीन है। मान लीजिए हमने वैल्यू निकाली x1 बार, x2 बार, और इन सब का हम जो एवरेज जो है इन अर्थमेटिक मीन का जो हम ऑल एवरेज निकाल लेते हैं उसे क्या कहेंगे, हम कंपोजिट एवरेज कहेंगे। आई होप यहाँ पे बिजनेस एवरेज आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन एवरेजेस। एवरेज के बीच में रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले देखिए 2 तरह के जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सबसे पहले आप देखें सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो डेटा हैं उनकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है कि एक बार बढ़ते हुए होते हैं और बीच में जो वैल्यू होती है उनसे क्या होते हैं, फिर घटते हुए होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहां पे क्या आएगा, मीन, मोड, मीडियन क्या है, तीनों बराबर आते हैं। अगर आपको कहे कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है और किसी एक की वैल्यू दे दे, मान ले कह दे कि मीडियन जो है 10 है, तो मीन क्या होगा, तो आपको वहां 10 करना है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर। और मान लीजिए एसिमेट्रिक है, तो एसिमेट्रिक क्या है, पॉजिटिवली भी हो सकता है और नेगेटिवली भी हो सकता है। जो पॉजिटिवली होता है उसको वो राइट साइड होता है, और जो नेगेटिव होता है वो क्या है, लेफ्ट साइड होता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर पॉजिटिवली सिमेट्रिक होता है तो उसमें क्या है, मीन की वैल्यू ज्यादा होगी और मीडियन की कम होगी उससे, और फिर मोड की कम होगी। इस तरह से उससे कम मोड की होगी। इस तरह से जो है इसको मीन, मोड, मीडियन इस तरह से देखा जाएगा। और उसके बाद जो है जो एसिमेट्रिक, अगर नेगेटिवली एसिमेट्रिक है तो उसमें क्या होगा, मोड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर मीडियन की ज्यादा होगी और फिर उसके बाद मीन की सबसे कम होगी। इस तरह से आप इस डायग्राम के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मोड, मीडियन की पोजीशन क्या होती है, और जो पॉजिटिवली जो एसिमेट्रिक है उसमें क्या पोजीशन होती है, और नेगेटिवली जो एसिमेट्रिक है उसमें क्या पोजीशन होती है। तो यहाँ पे आई होप ये आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह से आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले तो आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम इसके मीनिंग को देखा कि जो सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजर किया जाता है उसमें क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि पूरी सीरीज है उसका एक एवरेज है जो रिप्रेजेंट करता है उसकी ऑल वैल्यू के बारे में। उसके बाद हमने इसके ऑब्जेक्टिव और फंक्शन के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि आइडियल जो एवरेज होती है उसकी कौन कौन सी एसेंशियल प्रॉपर्टीज होती है, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, ऑल ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी हो। इस तरह से क्या है आइडियल एवरेज के हमने प्रॉपर्टीज को देखा। नेक्स्ट हमने काइंड ऑफ स्टैटिकल एवरेज, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा, कौन से पोजिशनल एवरेज में आते हैं, कौन से मैथमेटिकल एवरेज होते हैं, कौन से बिजनेस एवरेज होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमने मोड के बारे में पढ़ा। तो मोड आप ग्रेटर डेंसिटी होती है वैल्यूज की, उसे क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। फिर हमने कैलकुलेट किया मोड को, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा
और उसके बाद मेरिट डीमेरिट्स हमने देखे। तो इनको डीमेरिट और मेरिट जो हैं आपको अच्छे से करके जाने हैं। जो पोजिशनल एवरेज हैं वो क्वालिटेटिव डाटा को मेजर कर पाते हैं, वहाँ पे यूजफुल होते हैं। जो मैथमेटिकल एवरेज होते हैं वो क्वांटिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, वहाँ पे ये क्या है अच्छी तरह से काम करते हैं। और उसके बाद मीडियन के बारे में पढ़ा हमने, और उसके बाद जो है अर्थमेटिक मीन को हमने देखा, उसकी जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है उनके बारे में हमने देखा, उसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है वो हमने देखा, और उसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में पढ़ा। जो कुछ मेरिट हैं वो सारे ही मैथमेटिकल जो एवरेज हैं उन सब की एक जैसी होगी, जैसे ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। और उसके बाद क्या है, लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, इस तरह, और अर्थमेटिकल एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं। ये तीनों मेरिट जो हैं सारे ही मैथमेटिकल एवरेज में रहेंगी। उसके बाद डीमेरिट के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद वेटेज अर्थमेटिक मीन के बारे में हमने पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन को कैसे डिफाइन किया जाता है और कहाँ इसका यूज किया जाता है, मेनली रिलेटिव जो चेंजेस होते हैं वहां पे हम इसे काम में लेते हैं। नेक्स्ट हमने इसके लोगरिथम मेथड के बारे में देखा कि किस तरह से लोगरिथम मेथड काम करता है, और उसके बाद इसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में पढ़ा। तो हमने इसकी डीमेरिट के बारे में एक स्पेशल डीमेरिट किया कि किसी ऑब्जर्वेशन का मान अगर 0 हो जाए तो वहां पे ये क्या है ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता। और हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ा, कहाँ पे इसका काम में लिया जाता है, जहाँ पे स्पीड का नाम आ जाए वहां पे आपको हार्मोनिक मीन को टिक करना है। नेक्स्ट हम बात करें कैलकुलेट हार्मोनिक मीन किस तरह से, लोगरिथम मेथड के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद इसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने कुछ बिजनेस एवरेजेस देखे जिसमें मूविंग एवरेज है, प्रोग्रेसिव है, कंपोजिट है। और नेक्स्ट हमने रिलेशनशिप देखा सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में किस तरह से मीन मोड मीडियन का जो है रिलेशन होता है। आई होप ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिएगा, और आपके एग्जाम पास में ही है तो खुद को मोटिवेट रखिएगा। थैंक यू सो मच।